हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट वाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि आप अपना आंसर किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। क्या आप फॉर्मेटों का यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर को लिखने के लिए ताकि आपका आंसर काफ़ी अट्रैक्टिव बने। जैसा कि आप सभी को पता है, मेंस में 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो हम याद यह देखेंगे कि इन क्वेश्चनों का आंसर आप किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं 3 मार्कर। अब देखिए 3 मार्कर में 3 लाइनें दी जाती हैं आंसर को लिखने के लिए, 20 शब्द इसकी लिमिट रहती है। तो यहाँ पे ये कोशिश करें हर आंसर में कि कम से कम आप 3 फैक्टों का यूज़ करें और जो आप फैक्ट लिखें वो आप अलग से तीनों को दिखाने की कोशिश करें। तो आप यहाँ पे इस तरीके के फॉर्मेट रख सकते हैं, जैसे ये एरो वाला रख सकते हैं आप, रोमन में ये नंबर लिख सकते हैं, या फिर आप ये इस टाइप के एरो बना सकते हैं, 1 2 3 ये लिख सकते हैं, आप डैश लिख सकते हैं, इस तरीके के आप बना सकते हैं, ABCD लिख सकते हैं, या फिर आप डॉट बना सकते हैं। तो आप इनमें से जो भी आपको लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ करिएगा कि जैसे आप पहले मान लीजिए आपने इस तरीके के पॉइंट लिख दिए, ठीक है। तो जो आप सेकंड आंसर लिखें उसमें आप एरो बना दीजिए। इसके बाद अगर आप थर्ड लिखें तो उसमें आप डॉट बना दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट लिखें तो उसमें आप इस तरीके का बना, मतलब आप एक ही उसमें ना लिखते हुए अलग अलग ये अलग अलग फॉर्मेट का यूज़ करें। मान जैसे कि आपको 15 क्वेश्चनों के आंसर लिखने हैं तो आप सभी में कोशिश करें कुछ अलग फॉर्मेट डालें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे भी रहेंगे जिनमें आपको फैक्ट नहीं लिखने, आपको पॉइंट नहीं लिखने रहेंगे, उसमें आपको सीधा ही आंसर लिखना रहेगा। तो उसके अलावा जो भी आपको पॉइंट वाले क्वेश्चन जितने भी रहें उनमें आप इस तरीके की कोशिश करें कि हर एक उसमें अलग जो फॉर्मेट है उसमें लिखने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये तो आपका फॉर्मेट का हो गया कि आप किस तरीके का फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए जैसे आपका कोई जो 3 मार्कर में क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है, परिभाषा पे आधारित क्वेश्चन, उसमें आपसे पूछा गया है क्या है, किसे कहते हैं या क्या समझते हैं। इनका आंसर आप लिखेंगे पैराग्राफ के फॉर्म में। यहाँ पे आप पॉइंट ना लिखें, यहाँ पे आप पैराग्राफ के फॉर्म में अपना आंसर लिखें। जैसे कि इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मानवतावाद क्या है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें आप क्या करेंगे, मानवतावाद की परिभाषा लिखेंगे। उसके बाद आप उसमें चाहें तो एक उदाहरण या फैक्ट उसमें आप दे सकते हैं। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि क्या है, किस, इससे आप क्या समझते हैं, या फिर किसे कहते हैं, इस तरीके के अगर क्वेश्चन रहते हैं तो वहाँ पे आपको पैराग्राफ फॉर्म में ही आंसर लिखना है, ठीक है। आपसे इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कोई कथन या कोई पुस्तक का नाम या कोई सिद्धांत का नाम दे दिया और उसने पूछा कि यह कथन किसका है, ठीक है, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पूर्ण पंक्ति आधारित प्रश्न कहलाते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है कि मान लीजिए ये इस तरीके से आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ, जैसे कि मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून है, यह किसका कथन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा, आप यहाँ पे केवल ऐसा ना करें कि लिख दें केवल लुई सोल्वा, ठीक है। आप उसको पूरा एक पंक्ति में आंसर लिखने की कोशिश करें कि यह कथन लुई सोल्वा का था, ठीक है। यहाँ एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन आता है, इस सत्य के साथ मेरे प्रयोग यह किसकी पुस्तक है। तो आप यहाँ पे केवल ऐसा महात्मा गांधी, जो उसका आंसर है, आप केवल महात्मा गांधी लिख के ना छोड़ें, आप इसको इस तरीके से लिखें कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग यह पुस्तक महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अगर कुछ आपको इससे संबंधित कुछ फैक्ट पता हो यहाँ पे साथ में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने केवल महात्मा गांधी लिख के छोड़ दिया है, और उसमें वैसे भी क्वेश्चन में उन्होंने बोला था 20 शब्द लिमिट है। किसी अन्य अभ्यर्थी ने वहाँ पे आपका पूरा लिखा कि यह पुस्तक महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इसमें उन्होंने अपने निजी जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं का वर्णन किया है, इस तरीके से उसने कुछ एक्स्ट्रा भी लिख दिया, तो वहाँ नंबर उसको देता है। तो आपको हो सकता है वो वहाँ पे 2 नंबर ही दे। तो ये चीज़ एक नंबर काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मान लीजिए कोई युद्ध पूछा जाता है आपसे, किसी युद्ध के बारे में पूछा जाता है, तो उसको आपको 3 वो फॉर्मेट में पहले से ही बांट के रखना है, ठीक है। इसमें आप युद्ध में लिख सकते हैं युद्ध काल, युद्ध का पक्ष और उसका क्या परिणाम था, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपसे पूछा गया प्लासी का युद्ध, तो आप युद्ध काल में लिखेंगे 1757, युद्ध के पक्ष में लिखेंगे आप अंग्रेज बनाम सिराजुद्दौला, अंग्रेज में आप लिख सकते हैं क्लाइव बनाम सिराजुद्दौला, ठीक है।
इसका परिणाम क्या हुआ, इसका आप परिणाम लिख दीजिएगा एक लाइन में कि सिराजुद्दौला की हार हुई, अंग्रेज़ों की विजय हुई। इस तरीके से आप युद्ध का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप इन 3 फॉर्मेट में उसको रखें, ठीक है। ये इससे क्या होगा कि जैसे देखिए कोई भी 3 मार्कर आप आता है युद्ध से संबंधित, तो आप वहाँ पे आपको उसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। आपको पता रहेगा कि मेरे को इसके 3 पक्ष लिखने हैं और मेरे को पहले से ही पता है कि इसमें युद्धकाल, युद्ध पक्ष और परिणाम लिखना है, तो आप वो सीधे ही वहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए कोई संधि पूछी जाती है तो वहाँ पे आप दे सकते हैं संधि का वर्ष, संधि के पक्ष कौन थे और उसमें क्या विशेष था, ठीक है, या उससे संबंधित कोई घटना या अन्य कुछ तथ्य। तो इस तरीके से आप अपने 3 पॉइंट पहले से ही बना के रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जिसके आंसर में आपको पैराग्राफ में आंसर लिखना हो, है ना, तो वहाँ पे आप इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ कर सकते हैं। अपने अगर कुछ फैक्ट लिखा है उसको बॉक्स में डाल सकते हैं और उदाहरण दें, ठीक है, ये आप याद रखें। इसके बाद मान लीजिए कोई स्थान पूछा जाता है, उसमें आप 3 या 4 फैक्ट क्या क्या रख सकते हैं। आप सबसे पहले लिखें अवस्थिति, वह किस जगह अवस्थित है, उसकी क्या प्रसिद्धि है, क्या उसमें विशेष है, ठीक है, और वर्तमान में क्या स्थिति है। तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आपका क्वेश्चन आता है सारनाथ, ठीक है, तो अवस्थिति में आप लिख देंगे कि ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। प्रसिद्धि इसमें आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपने पहले उपदेश दिए थे, सर्वप्रथम यहाँ पे अपना उपदेश दिया था। इसमें विशेष में आप लिख सकते हैं कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह व सारनाथ के स्तंभ से ही लिया गया है। तो इस तरीके के आप इसमें पहले से ही, अगर आप पहले ही फॉर्मेटिंग कर लेंगे तो आपको जो आप आंसर लिखेंगे उसको लिखने में आपको काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है तो इसको आप 2 उसमें देख सकते हैं, या तो वो ऐतिहासिक होगा या किसी अन्य क्षेत्र से संबंधित होगा, ठीक है। किसी व्यक्ति के बारे में आपसे पूछा जाता है, जैसे आप मान लीजिए इसको आप 2 उसमें रख सकते हैं, ऐतिहासिक या फिर किसी अन्य क्षेत्र से संबंधित, ठीक है। तो जैसे आपका इसमें क्वेश्चन हो सकता है चूड़ामन, ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे ये जाट वंश से थे, ठीक है। इनका शासन क्षेत्र क्या था, इन्होंने भरतपुर राज्य की स्थापना की। इनका कोई निर्माण कार्य, जैसे कि इन्होंने एक थुन नामक स्थान पर सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था, ठीक है। इनका संघर्ष किससे हुआ, इन्होंने मुगलों के साथ संघर्ष किया। तो इस तरीके के आप यहाँ पे सारे कैटेगरी वाइज अपने पॉइंट को रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या है कि लिखने में आसानी होगी। इन्हीं पॉइंट के ऊपर आपको उस जो आपका व्यक्तित्व रहेगा उसको आपको याद रखना। आपसे पूछा जाता है जैसे कि जमनालाल बजाज, ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि भाई ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। ये भारत के उद्योगपति थे, मानव शास्त्री थे, ठीक है, स्वतंत्र सेनानी भी थे, ठीक है। ये इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, ठीक है। इनका कोई उपनाम है तो आप उपनाम लिख सकते हैं। इनको अगर कोई पुरस्कार मिला है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी व्यक्तित्व आता है तो उसको आप इन पॉइंट के आधार पर अपना आंसर बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अगर कोई घटना से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि ऑपरेशन पोलो, ठीक है, तो यहाँ पे आप घटना का वर्ष लिखे देंगे 1948, ठीक है। ये स्थल में आप लिख सकते हैं किस जगह पे हुआ था, तो ये हैदराबाद रियासत के विलय से संबंधित था, ठीक है। इसमें कौन इसका नेतृत्व करता कौन था, या फिर इसमें कौन कौन सम्मिलित था, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि निजाम को सत्ता से अपदस्थ करके हैदराबाद को भारत संघ का हिस्सा बनाया गया। तो इस तरीके से आप अपने पॉइंट पहले से ही तैयार करके रख सकते हैं। अब मान लीजिए कोई योजना, किसी योजना पे संबंधित क्वेश्चन आता है, मध्याह्न भोजन योजना, ठीक है, तो इसका प्रारंभ वर्ष क्या था, इसका आप यहाँ प्रारंभ वर्ष लिख सकते हैं 1995 में, ठीक है। इसका क्या उद्देश्य रहा है, पोषण का स्तर सुधारना, विद्यालयों में नामांकन बढ़ाना, ठीक है। इसमें कुछ विशेष है तो आप विशेष लिख सकते हैं कि भाई इसमें बच्चों को कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को 8 से 10 ग्राम प्रोटीन, 300 कैलोरी भोजन देने की व्यवस्था की गई। इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्य, तो इसमें आप करंट से जोड़ के लिख सकते हैं कि वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पॉइंट पहले से ही तैयार करके रख सकते हैं। तो यहाँ आपको ये जब आप 3 मार्कर लिखेंगे तो आपको वहाँ लिखने में आसानी होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा। 20 वर्ड में आप जो भी लिख रहे हैं आंसर, तो उसमें आप कोशिश करें कि वर्तमान से रिलेट करके एक पॉइंट ज़रूर लिखें, ठीक है। जैसे आप लिख सकते हैं कि वर्तमान में अगर चर्चा में है तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि वर्तमान किस लिए वह चर्चा में है, ठीक है, उसका कुछ संबंध है वर्तमान की घटना से। हाल ही में
तो इस तरीके के पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका क्वेश्चन आता है धौलावीरा, ठीक है। तो अब वर्तमान में यूनेस्को ने इसको 40वां विरासत स्थल घोषित किया है। तो आप यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिख सकते हैं। कोशिश करें कि जो भी आप आंसर लिख रहे हैं उसमें एक पॉइंट करंट का ज़रूर हो, ठीक है। आपको कोई परिभाषा पूछी गई है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि उसमें आप क्या लिखें, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं ये कि जो शब्द दिया गया है, ठीक है, उससे संबंधित अगर आपको कुछ भी पता है, कोई भी जानकारी, अगर आपको उससे संबंधित कोई भी जानकारी है तो आप उसको लिख सकते हैं। अगर आपको कोई उदाहरण पता है, कोई प्रकार, घटना, कथन, प्रयोग, कुछ भी संबंधित उससे पता है तो आप वहाँ पे अपना लिख दें। अगर आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर उस शब्द के बारे में आपको कुछ भी पता है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक।